साल 2026, अप्रैल का महीना। दुनिया एक ऐसे टकराव के कगार पर खड़ी थी जो शायद सब कुछ बदल सकता था। तो चलिए समझते हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच ये विस्फोटक हालात आखिर पैदा कैसे हुए और कैसे ये पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध के इतना करीब ले आए। ये शब्द थे अमेरिका के राष्ट्रपति के, और इस एक बयान ने दुनिया भर में जैसे एक सदमे की लहर दौड़ा दी। सिर्फ एक धमकी और ये पूरा संकट अपने चरम पर पहुंच गया था। यही तो सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर चंद हफ्तों के अंदर हालात इतने खराब कैसे हो गए। आइए उन घटनाओं के सिलसिले को समझते हैं जिसने इस संकट की आग को इतना भड़का दिया। तो चलिए उस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं जिसने 7 अप्रैल की उस बड़ी धमकी की जमीन तैयार की। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि यकीन करना मुश्किल है। देखिए, 28 फरवरी को संघर्ष की शुरुआत होती है। 21 मार्च को ईरान के नातांज न्यूक्लियर प्लांट पर हमला होता है और फिर हॉर्मुज की खाड़ी को खोलने के लिए एक के बाद एक 4 डेडलाइन दी जाती हैं, जिन्हें ईरान पूरी तरह नज़रअंदाज कर देता है। मतलब घटनाओं का ये सिलसिला साफ दिखाता है कि बातचीत की गुंजाइश लगभग खत्म हो चुकी थी। और देखिए, इस जियोपॉलिटिकल खींचतान की एक बहुत भारी मानवीय कीमत चुकानी पड़ी। ईरान, लेबनान, इजराइल और अमेरिका में 50 दिनों से ज्यादा चले इस संघर्ष में 4000 से ज्यादा लोगों की जानें गईं। ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये हजारों तबाह हुए परिवार हैं। इस भारी कीमत और बढ़ते तनाव के बीच एक ऐसी घटना हुई जिसने इस युद्ध की कहानी में एक नाटकीय मोड़ दे दिया। ये वो पल था जब अमेरिकी एयर सुपीरियॉरिटी के दावों को सीधी चुनौती मिली और फिर एक बेहद जोखिम भरे स्पेशल फोर्सेस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 3 अप्रैल 2026, ईरान के आसमान में एक अमेरिकी F-15E स्ट्राइक ईगल को मार गिराया गया। इस एक घटना ने अमेरिका के उन दावों की हवा निकाल दी कि उसे ईरानी एयर स्पेस पर पूरा कंट्रोल हासिल है। अब दाव पर सिर्फ जंग नहीं, बल्कि एक अमेरिकी पायलट की जान भी थी। इसके बाद जो हुआ वो किसी हॉलीवुड थ्रिलर से कम नहीं था। एक ऐतिहासिक रेस्क्यू मिशन। सबसे पहले CIA ने ध्यान भटकाने के लिए ये झूठी खबर फैलाई कि दोनों क्रू मेंबर्स को बचा लिया गया है। फिर असल लोकेशन का पता लगाया गया। इसके बाद सैकड़ों डेल्टा फोर्स और नेवी सील्स दुश्मन के इलाके में घुसे और 24 घंटों के अंदर उस वेपन सिस्टम ऑफिसर को कामयाबी से बाहर निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था, हमने उसे बिना किसी नुकसान के निकाल लिया, लेकिन रिपोर्ट्स कुछ और ही कहानी बता रही थीं। असल में इस मिशन की कीमत थी एक क्रैश हुआ फाइटर प्लेन, 2 हेलीकॉप्टर जिन्हें नुकसान पहुंचा और 2 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी डैमेज हुए। ठीक जब दुनिया एक बड़े अमरीकी हमले का इंतजार कर रही थी, कहानी में एक ऐसा डिप्लोमैटिक ट्विस्ट आया जिसकी किसी को कोई उम्मीद नहीं थी। हमले की डेडलाइन खत्म होने से सिर्फ 90 मिनट पहले पाकिस्तान की मध्यस्थता से 2 हफ्तों के सीज़फायर का ऐलान हो गया। इस आखिरी मौके पर हुए समझौते ने दोनों देशों को एक भयानक जंग के मुहाने से पीछे खींच लिया। लेकिन ये शांति बहुत ही नाजुक थी। सीज़फायर के अगले ही दिन इजराइल ने लेबनान पर 100 से ज्यादा हमले कर दिए। अमेरिका ने कहा कि लेबनान इस डील का हिस्सा था ही नहीं, जबकि ईरान का कहना था कि सीज़फायर में सभी पार्टियों को शामिल होना चाहिए। मतलब शांति की पहली सीढ़ी पर ही दरारें दिखने लगी थीं। इसके बाद सारी उम्मीदें इस्लामाबाद में हो रही शांति वार्ता पर टिक गईं। 21 घंटे तक लंबी बातचीत चली, लेकिन एक मुद्दा ऐसा था जिसने इन सारी कोशिशों पर पानी फेर दिया। बातचीत की टेबल पर ईरान की मांगें बिल्कुल साफ थी। सारे प्रतिबंध हटाए जाएं, अमेरिकी सेना मिडिल ईस्ट से बाहर निकले, हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान का कंट्रोल माना जाए और उसके यूरेनियम एनरिचमेंट के अधिकार को भी स्वीकार किया जाए। जाहिर है, ये मांगें दशकों से चली आ रही अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को सीधी चुनौती दे रही थीं, जिससे समझौते की राह बेहद मुश्किल हो गई। लेकिन असली पेंच फंसा न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुद्दे पर। अमेरिका चाहता था कि ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से खत्म कर दे, जबकि ईरान सिर्फ 5 साल के लिए अपनी न्यूक्लियर एक्टिविटीज को रोकने का ऑफर दे रहा था। यह फासला इतना बड़ा था कि इसे भरा नहीं जा सका और बातचीत टूट गई। शांति वार्ता के फेल होने का असर फौरन दिखा। अमेरिका ने तनाव को और बढ़ाते हुए ईरानी बंदरगाहों की पूरी तरह से नेवल ब्लॉकेड यानी कि नौसैनिक नाकाबंदी शुरू कर दी। इस नाकाम डिप्लोमेसी के बाद ज़मीनी हालात और भी ज़्यादा बिगड़ गए, और भी ज़्यादा खतरनाक, खासकर दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक हॉर्मुज की खाड़ी में। हॉर्मुज की खाड़ी में जो हुआ उसे एक रोलर कोस्टर राइड कहना भी शायद कम होगा। 17 अप्रैल को ईरान अचानक खाड़ी को व्यापारिक जहाज़ों के लिए खोलने का ऐलान करता है, लेकिन सिर्फ 24 घंटे बाद 18 अप्रैल को वो अपना फैसला पलट देता है।
खाड़ी को फिर से बंद करता है और जहाज़ों पर फायरिंग शुरू कर देता है। और निशाना बने जहाज़ों में भारतीय झंडे वाले 2 व्यापारिक जहाज़ भी शामिल थे। तो अब हम खड़े कहाँ हैं? अमेरिका ईरान का 2 हफ्तों का सीज फायर खत्म होने वाला है। ईरान की अमेरिकी नौसैनिक नाकाबंदी अब भी जारी है और इजराइल लेबनान के बीच एक अलग 10 दिनों का नाजुक सा सीज फायर किसी तरह टिका हुआ है। डिप्लोमेसी एक तरह से नाकाम हो चुकी है और कई सीज फायर अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या दुनिया एक और बड़े और शायद कहीं ज्यादा विनाशकारी युद्ध की तरफ बढ़ रही है?